नमस्कार। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के छठवें और अंतिम दिन भी सदन हंगामेदार रहा। विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर आज पूरे दिन चर्चा हुई। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कई मुद्दों पर घेरने का प्रयास भी किया, जिसमें कानून व्यवस्था, घोषणा पत्र के वादे, शराबबंदी, बेरोजगारी, शिक्षा, सरकार के अंदर आपसी मतभेद जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की। वहीं सत्ता पक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया। चुनाव के पूर्व कांग्रेस पार्टी ने जनता से कुछ वायदे किए। उन वायदों के आधार पर जनता ने इस सरकार को, इस पार्टी को 68 सीटों के बहुमत के संग सरकार बनाने का अवसर दिया। हम उम्मीद करते थे कि इतने प्रचंड बहुमत में सरकार बनने के बाद श्री भूपेश बघेल की सरकार अपने किए गए पूरे वायदों को पूरी तरह से पूरा करेगी, लेकिन एक दो वायदों को पूरा करने के बाद ये सरकार हाँफ रही है, थक गई है, थक के परेशान हो चुकी है और आज पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कुछ असंवैधानिक सत्ता के केंद्र में बैठे हुए लोग सरकार का संचालन अलग से कर रहे हैं। बेरोजगार युवक इस उम्मीद में बैठा था कि उसे रोजगार का भत्ता मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। महिलाएं पेंशन के लिए उम्मीद कर रही थी। वृद्ध व्यक्ति पेंशन के लिए भी उम्मीद किए बैठे थे कि उन्हें पेंशन दिया जाएगा। रेत का जो ठेका हुआ है उससे तो रेत की कीमत भी आसमान छू रही है, गुंडागर्दी भी बढ़ गई है और सरेआम सत्तारूढ़ पार्टी के लोग रेत माफिया का काम कर रहे हैं। दरअसल विपक्ष मुद्दा विहीन है और आज के तारीख में उनके पास कोई हमारी सरकार के खिलाफ, माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। इसलिए वो अभी तक इतने देर से किसी भी मुद्दे पे उन्होंने में चर्चा नहीं की। पुनूराम मोहल्ले जी वहाँ पे खड़े होकर शेरो शायरी बस कर रहे हैं, तो कोई कुछ कर रहा है, सिर्फ हल्ला करने के अलावा इन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये विपक्ष आज की तारीख में पूरा मुद्दा भी। अविश्वास प्रस्ताव में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जितने मुद्दे में भी प्रश्नकाल में, ध्यानाकर्षण में, शून्यकाल में जो बहस हुई है उन्हीं मुद्दों को ला रहे हैं। और हमारी सरकार लगातार, हमने जो वादे किए जन घोषणा पत्र में, सबको हमने पूरा किया है। अभी सदन के अंदर जितने भी मुद्दे में बात हो रही है, कोई इसमें ठोस इसका महत्व नहीं है और हमारी सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है। और आज भी जितने मुद्दे वो लोग लाए हैं सब पर हम जवाब दे रहे हैं। उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला उठा। चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद विपक्ष ने मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट कर दिया। बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अनियमितीकरण हो ही नहीं सकता था। जन घोषणा पत्र से लोगों को गुमराह किया गया, जिसके बाद सदन में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया और जल्द से जल्द कमेटी की बैठक आयोजित करने की बात कही। आज सदन में जितने भी छत्तीसगढ़ के जितने भी विभाग में दैनिक भोगी कर्मचारी हैं उनके ऊपर प्रश्न लगा और इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि उनका नियमितीकरण किया जाएगा। यह दुर्भाग्य की बात है कि 3 साल और 2 महीने में सरकार को एजी ऑफिस से अभिमत ही नहीं मिला और अभिमत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी, यह माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं। हमारा आरोप है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को यह पता था, यह संज्ञान में है कि सन 2006 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है कि किसी भी राज्य में नियमितीकरण नहीं होगा और उसके पीछे का जो बिंदु है वो ये है कि नियमितीकरण में आरक्षण की कोई नीति लागू नहीं की जाती और नियमितीकरण में जो कंपटीशन और योग्यता की भावना है उस भावना को अनदेखा किया जाता है, उसका कोई समावेश नहीं है। इस कारण पूरे भारत में 2006 से नियमितीकरण पर प्रतिबंध लगा है। कांग्रेस की
पार्टी को यह पता था। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जानकारी दी, सदन में समिति बनी हुई है और निश्चित तौर पे हमारे सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जो हमने अपनी जितनी भी बातें हमने अपने जन घोषणा पत्र में हमने रखी, उसको हम अवश्य पूरा करेंगे। गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में दूषित पानी और जल संकट का मामला विधानसभा में गूंजा। विपक्ष ने इस मामले में सवालों की झड़ी लगाते हुए सरकार से पूछा कि 3 वर्षों में कितने लोगों की मृत्यु दूषित जल पीने से हुई। जल जीवन मिशन के अंतर्गत गरियाबंद में घर घर में नल पहुंचाने के लक्ष्य के अनुरूप कितने घरों में नल लगा है और कितने में बचा है, जिसके जवाब में पीएचई मंत्री रुद्र गुरु ने बताया कि विगत 3 वर्षों में दूषित पेयजल की वजह से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है और हमने 2018 में सुपेबेड़ा को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की थी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत खास करके सुपेबेड़ा में किडनी के प्रभावित होकर के लगातार मृत्यु हो रही है। लगभग 81 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और मुख्य कारण उसमें बताया जाता है पानी का जो दूषित होना। यदि पानी उनको स्वच्छ पिलाना है तो स्वयं ये मंत्री गए वहाँ पर, जो पीएचई मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, और जाकर के 19 में जाकर के उनके द्वारा वहाँ पर घोषणा किए। उसके बाद में टेंडर प्रक्रिया है और आज तक टेंडर प्रक्रिया चल रही है। पानी की व्यवस्था आज तक उनको नहीं हो पाई है, योजनाएं उनकी अपूर्ण रही है। उस जिला में लगभग 1,06,000 घरों में नल पहुंचाने की आवश्यकता है जो शेष है, और सितंबर 2023 में इस योजना की जो अवधि है समाप्त हो जाएगी। अभी 11,000 एक वर्ष में और 12,000 एक वर्ष में पहुंचाई गई है, लगभग 10%। और इस प्रकार से यदि पूरे हम जिले की बात करेंगे तो जो स्थिति निर्मित हो रही है, 25% जो बोल रहे हैं 25% भी नहीं है। वास्तविक में पूरे देश में 31वें नंबर पर ये हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ है। और जल घर मिशन की राशि जो केंद्र के द्वारा दी गई है कि गरीबों के घर में टेप नल के द्वारा पानी पहुंचाई जा सके, केंद्रीय योजनाओं का जो हश्र आप देख रहे हैं, उन योजनाओं के मैचिंग ग्रांट के लिए भी राशि इनके पास में नहीं है। जी, निश्चित तौर पे सरकार बनने के बाद स्वास्थ्य मंत्री के साथ में हमारा सम्मिलित रूप से सुपेबेड़ा का दौरा करना कार्यक्रम था, जहाँ पे वहाँ के लोगों की मंशा अनुरूप तेल नदी से हमने घोषणा की थी कि वहाँ तेल नदी को स्रोत बनाते हुए 9 गाँव को लेते हुए समूह जल प्रदाय योजना बनाई जाएगी। शुरुआती दौर पे राज्य मद से पूरी योजना को बना के तैयार किया गया, सर्वे हुआ पूरे 9 गांव का। और क्योंकि तेल नदी में पानी का ठहराव हो, इसके लिए एक डैम सिंचाई विभाग से डैम निर्माण का भी वहाँ पर काम शुरू हो गया है। फिर उसके बाद जेजेएम आया, तो जेजेएम आने के बाद से सभी योजनाओं को जेजेएम में शिफ्ट किया गया। फिर उसके बाद अचानक से पाइपलाइन के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो दोबारा जो विभाग का जो SOR है उसको दोबारा रिवाइज करके नया SOR बना के उसका योजना को तैयार करके उसका टेंडर किया गया है, जिसका टेंडर लग गया। अभी 18 योजनाएं, मतलब ग्रुप वाटर स्कीम के 18 योजनाओं का टेंडर लग चुका है। सोनिया गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ किए जाने से नाराज कांग्रेसियों ने प्रदेश भर में आंदोलन किया। रायगढ़ में गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेसियों ने सत्याग्रह आंदोलन किया। वहीं जांजगीर चांपा जिले के डभरा में NSUI शक्ति जिला अध्यक्ष खुशवंत चंद्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। वहीं महासमुंद में भी जिला अध्यक्ष रश्मि चंद्राकर के नेतृत्व में नेहरू चौक में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और पुतला भी फूंका। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जय जय महतारी
जय जय महातारी। धान रंग माँ सजे है, धान रंग माँ सजे है, छत्तीसगढ़ महातारी। तोर को राहे सरग जैसन, जय जय महातारी। हसिया बाली हाथ में सोहे, हसिया बाली हाथ में सोहे, किस्म किस्म फुलवारी। तोर को राहे सरग जैसन, छत्तीसगढ़ महातारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महातारी। महानदी औ इंद्रावती, तोरे चरण पखारे माँ। जुग जुग ले तैहा, सबके जीवन सवारे माँ। महर महर यहाँ के माटी, गर्भ रतन भरे हैं। हरियर हरियर रुख ओराए, मन के मन लहरे। मौर मुकुट तोरे यहाँ के पर्वत, कर गए ऋषि नर नारी। तोर को राहे सरग जैसन, छत्तीसगढ़ महातारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महातारी। जैसे आप महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम किए हैं, आप खुद एक महिला हैं, तो जो पिछड़ी और जो महिलाएं ये सोच रखती हैं कि हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगी, ऐसे संसाधन उनके पास नहीं होते हैं, तो आप उनके लिए सबसे पहले क्या ऐसा पॉजिटिव मैसेज देंगी ताकि आपको सुनने के बाद उनके मन में एक प्रेरणा जागे? उसके लिए स्वयं को सोचना होगा कि हमें जीवन में क्या करना है, मतलब है कि किस क्षेत्र में जाना है। तो मैम, आपका कहना है कि जिस तरह से आपने अपनी जिद से दुनिया जीती है, सारी महिलाओं को अच्छे काम करने के लिए जिद करनी चाहिए, आगे आना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, एक आत्मविश्वास नहीं होगा और आपका दृढ़ निश्चय नहीं होगा कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे ये करना है। आपको कौन सी ऐसी चीज़ों का मलाल रह गया होगा कि मुझे इस पद पर रहकर प्रोटोकॉल के तहत मैं रह जाती हूँ या मैं नहीं कर पाई कि प्रोटोकॉल मुझे रोकते हैं ये काम करने में, आप चाहती हैं वो काम करना? ये जो प्रोटोकॉल ना मेरे लिए ना बहुत बंधक मानती हूँ मैं। काश मेरी आदत जो रही है बहुत स्वतंत्र रहने की। कई बार मैं लोगों को बोलती कि नहीं अब ये सारी इतनी गाड़ियाँ नहीं जाएगी, पीछे मैं खुद भी और कहीं भी अगर जाना होता है, मैं आपको बता रही हूँ, किसी को बताती नहीं, 2 गाड़ी लेके चली जाती थी। कई बार इच्छा होती है कि मैं खुद भी मार्केट चली जाऊँ और खुद का अपनी पसंद से साड़ी लेकर आ जाऊँ। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। दुर्ग जिले की महिला पुलिस ने हरेली त्योहार के लिए अनूठा प्रयास किया है। IUCAW शाखा के कर्मचारियों ने मानव श्रृंखला के माध्यम से छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनाया। इस दौरान महिला अधिकारी और कर्मचारी पारंपरिक वेशभूषा में थे, साथ ही विभिन्न खेलों और छत्तीसगढ़ी नृत्य, गीत, संगीत का भी आयोजन किया गया था। इसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद महिलाओं को अभिव्यक्ति ऐप के फायदे बताते हुए ऐप को डाउनलोड भी करवाया।
आज जो है दुर्ग पुलिस के सभी महिला स्टाफ और अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा जो है दुर्ग पुलिस लाइन में हरेली का पर्व जो कि कल से शुरू होने वाला है, उसके उपलक्ष्य में हम सभी महिलाएं जो है एकत्रित होकर अपनी छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति अपने श्रद्धा भाव को समर्पित करते हुए मानव श्रृंखला बनाए, जिसका उद्देश्य ये था कि भविष्य में भी छत्तीसगढ़ महतारी की कृपा जो है हमारे राज्य पे ऐसे ही बनती रहे और हम सभी महिलाएं जो है छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद से अपने क्षेत्र में जागरूक रहे और कर्तव्य परायणता की तरफ हम जो अपने विभाग में काम करते रहे और एकजुटता जो हमारी पुलिस विभाग की है उसको हम कायम रखें। छत्तीसगढ़ में लोग अब बड़ी संख्या में कोरोना से बचाव का बूस्टर डोज लेने लगे हैं। वैक्सीनेशन मुफ्त किए जाने के बाद सैकड़ों लोग वैक्सीन का लाभ ले रहे हैं। बता दें कि कुछ समय पहले तक 60 वर्ष से कम उम्र वाले लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में ही सशुल्क वैक्सीन लगाने की सुविधा थी, जिसके चलते वैक्सीनेशन में काफी कमी देखी जा रही थी और अनेकों वैक्सीन के डोज खराब भी हो रहे थे। इस बीच केंद्र सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के चल के कुछ महीनों के लिए फिर से इस वैक्सीन को मुफ्त कर दिया, जिसके बाद लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगाने पहुंच रहे हैं। देश के कई राज्यों के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। बता दें कि बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में 640 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं अकेले राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में 220 से भी अधिक जो मामले हैं वो सामने आए हैं। निश्चित तौर पर बढ़ते संक्रमण के साथ साथ अब वैक्सीन की जो रफ्तार है वो भी बढ़ रही है। आप देख सकते हैं ये एक वैक्सीन केंद्र में हम पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर लोग जो है बढ़ चढ़ कर वैक्सीन में हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि कुछ समय पहले जो है सरकार ने बिलो 60 वालों के लिए निःशुल्क जो वैक्सीनेशन है वो रोक दिया था। लोग शुल्क देकर ही वैक्सीन लगा पा रहे थे, लेकिन अब आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते कुछ महीनों के लिए वैक्सीन को फ्री कर दिया गया, जिसके बाद लोग बढ़ चढ़कर यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। कुछ लोग जो मौजूद हैं यहाँ पर उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप वैक्सीन लगाने पहुँचे हैं सर, जब सरकार ने फ्री किया उसके बाद? जी, ये हम सबका कर्तव्य है। अगर हमारी सरकार हमको सपोर्ट कर रही है तो वी शुड ऑल्सो गो फॉर इट। जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब बढ़ रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कुछ चेतावनी देना? बिल्कुल चेतावनी देना चाहूँगा। आज अपने शहर में, प्रदेश में ये चीज़ पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अगर आज हमें इतनी सहूलियत मिली है तो इसकी क्यों ना हम सब इसका फ़ायदा उठाएं, हम सबको। और कुछ जो यहाँ पे नर्स हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की स्थिति यहाँ पर है। आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है? रोज़ वैक्सीनेशन अभी हो रहा है, निःशुल्क वैक्सीनेशन? सर अभी वैक्सीनेशन हो रहा है, 100 से 150 हो रहा है रोज़। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है। जो ये आप देख सकते हैं जो लगातार लोग हैं वो यहाँ पर बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगाने पहुँच रहे हैं। राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज स्थित जो वैक्सीन केंद्र है वहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर अब हिस्सा ले रहे हैं। जिस तरह से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है उसके बाद कहीं ना कहीं अब लोगों में जागरूकता भी साफ साफ देखी जा रही है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले जो है बिलो 60 लोगों को लिए शुल्क में वैक्सीन लगाने की सुविधा थी, वो अब यहाँ पर कम कर दिया गया। कुछ और भी लोग जो यहाँ पर वैक्सीन लगाने पहुँचे हुए हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कहना है। आंटी, आप यहाँ वैक्सीन लगाने पहुँचे हैं, वैक्सीन अभी आपने लगवाया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश? ये सबको लगाना चाहिए। अभी कोरोना का संक्रमण बहुत बढ़ रहा है तो वैक्सीन सबको लगाना चाहिए। ये अभी कुछ समय पहले निःशुल्क में लगाया जा रहा था, अब निःशुल्क किया गया। हाँ, अब निःशुल्क लग गया है सब। आपने लाभ लिया? जी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मेरे साथ आपको साथी को दिखाना चाहूँगा कि ये सभी लोग जो है यहाँ पर वैक्सीन लगाने पहुँचे हुए हैं, जिन्होंने अपनी वैक्सीन लगाई है और कुछ समय का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब बढ़ते संक्रमण के साथ साथ लोगों में जागरूकता भी साफ साफ अब दिखाई दे रही है। और जिस तरह से आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते कुछ समय के लिए सरकार ने इसे मुक्त किया है, तो उसके चलते भी लोग बढ़ चढ़कर अब जो है कोरोना की वैक्सीन लेने सामने आ रहे हैं। निश्चित तौर पर हम भी आपसे अपील करते हैं कि जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें और बढ़ चढ़कर जो है वैक्सीन लगाने जो है सामने आया। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, रायपुर। राजधानी के राजेंद्र नगर थाना इलाके से कपड़ा कारोबारी सोमवार से लापता हो गया है। शिकायत दर्ज होने के बाद से ही पुलिस उसकी पतासाजी में लगी हुई है। वहीं मंगलवार की शाम कुम्हारी पुल पर कारोबारी की एक्टिवा भी मिली है और खारून नदी में एक अज्ञात शव मिला, जिसकी शिनाख्ती पुलिस कर रही है। थाना राजेंद्र नगर में एक कारोबारी युवक की लापता होने की सूचना मिली थी, जिस पर गुमशुदगी कायम की गई थी। खोजबीन के दौरान कुम्हारी टोल प्लाजा के पास नदी के ऊपर उसका एक्टिवा बाइक मिला। आज कुम्हारी से सूचना आया था कि एक वहाँ पर डेड बॉडी मिला है। अभी जांच की जा रही है, ये वही युवक की दूसरे।
कबीरधाम जिले में बोरडा पुलिस ने गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ी है, जिसे ओडिशा से मध्य प्रदेश में खपाने के लिए ले जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनकी कार की डिक्की से 78 किलोग्राम के 63 पैकेट गांजा बरामद हुआ है। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जुडिशियल रिमांड पर उन्हें जेल भेज दिया गया है। अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें जिला कवर्धा अंतर्गत थाना बोरला में नेशनल हाईवे की चेकिंग के दौरान थाना प्रभारी और उनकी टीम को एक वाहन टाटा टिगोर मिला था, जिसमें 6 व्यक्ति थे और पीछे अवैध सामान रखा हुआ था। चेकिंग करने पर अलग अलग 43 पैकेट में लगभग 78 किलोग्राम गांजा इसमें प्राप्त हुआ है, जिसमें विधि अनुसार कार्रवाई की गई है। अवैध मादक पदार्थ गांजा, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख की है, इसे बोरला पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। इस वाहन में प्रयुक्त टाटा टिगोर वाहन को भी जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख है। नारायणपुर जिले में अधिकारी कर्मचारियों के साथ शिक्षक भी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे कई स्कूलों में ताला लटक गया है। वहीं गोटा बेनूर के स्कूल में मामला अलग है। यहां शिक्षकों की हड़ताल से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होता देख स्कूल की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अनीता दुग्गा पहली से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ा रही है। बता दें, मुख्यमंत्री ने अबुझ माड़िया को नौकरी में प्राथमिकता देने की घोषणा की थी, जिसके तहत अनीता दुग्गा का चयन विद्यालय में चपरासी के पद पर हुआ था, जिसके बाद से वह गोटा बेनूर स्कूल में कार्य कर रही है। वहीं पहली से 8वीं के बच्चे शांति के साथ पढ़ाई करते हैं, जो इस हड़ताल के बीच एक सुखद तस्वीर है हमारे सामने। चपरासी पद पे प्यून में हो। तो जैसे अभी शिक्षकों की हड़ताल चल रही है, तो अभी आप क्या कर रहे हैं बच्चों से? बच्चों को पढ़ा रही हूँ। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते हुए कैसा लग रहा है? अच्छा अनुभव हो रहा है। अभी आपकी नौकरी कब लगी हुई? 20 मई को। 20 मई को लगी। तो अभी जो प्राथमिकता मुख्यमंत्री जी दिए थे अबुझ माड़िया को, उसी में लगी है? जी। तो नौकरी लगने से कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो उससे भी और अच्छा लग रहा है। बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं? जी। और जैसे एक साथ 8 कक्षिकाओं को पढ़ा रहे हैं, तो कोई दिक्कत आती है? नहीं सर। बच्चे आपकी बात मान रहे हैं? जी। भारत में जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, भारतवासियों के दिलों में बसने वाले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के जीवन का हर लम्हा लोगों के लिए एक सीख है। इस महान व्यक्तित्व की आज पुण्यतिथि है, जिनकी वजह से भारत ने परमाणु परीक्षण कर दुनिया के सामने अपनी शक्ति का दमदार प्रदर्शन किया था। खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन अब्दुल कलाम कभी अखबार बांटता या कभी कोई दूसरा काम करता। वो पढ़ना चाहता था, लेकिन दिलचस्पी विज्ञान में थी। किसी तरह तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में स्नातक परीक्षा पास की। हालात साथ नहीं दे रहे थे, मगर मन ऊंचे आसमान में छलांगे लगा रहा था। चेन्नई गए और अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ा। इसके बाद डीआरडीओ ज्वाइन किया और वैज्ञानिक पारी शुरू की। जाने माने वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के मार्गदर्शन में काफी कुछ सीखा। सेना के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर बनाया। 1969 में अब्दुल कलाम ने भारतीय उपग्रह संस्थान केंद्र यानी इसरो में काम शुरू कर दिया। उन्हें भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट SLV-3 बनाने का काम मिला और कलाम ने कमाल कर दिखाया। अब्दुल कलाम कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे थे। 1980 में रोहिणी 1 लॉन्च करने के बाद रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर अब्दुल कलाम कामयाबी की और फिर
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर उनकी पारी बेमिसाल थी। पोखरण में भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण उनकी अगुवाई में हुआ और एक बार फिर दुनिया ने भारत की परमाणु क्षमता का लोहा माना। उन्नीस का साल अब्दुल कलाम की सेवाओं के मूल्यांकन का साल था। उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला और शायद यही वजह है कि 2002 में उनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित हुआ तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों ने उन्हें समर्थन दिया। 25 जुलाई 2002 को वो देश के नए राष्ट्रपति बन चुके थे। एक बेहद सक्रिय राष्ट्रपति के तौर पर उनको याद किया जाता है। राष्ट्रपति भवन को उन्होंने इको फ्रेंडली बनाया और अपने आप को बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम शिलांग के भारतीय प्रबंधन संस्थान में व्याख्यान दे रहे थे, तभी अचानक दिल का दौरा पड़ा और इस महानायक ने हमसे हमेशा के लिए विदाई ले ली। देश के प्रमुख मुद्दों पर हमारे प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा की बेबाक बातचीत, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र है। आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके पहले दोनों ही पार्टियां अलग अलग मुद्दों पर आंदोलन करती दिखाई दी। जहां भाजपा जो है वो छत्तीसगढ़ में और खास करके रायपुर में जो चाकूबाजी और अपराध की घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर उन्होंने विधानसभा घेरने की कोशिश की। उसमें बहुत सारे लोगों को जो है पुलिस ने के साथ धक्का मुक्की भी हुई, पुलिस ने उनको रोका भी। दूसरी तरफ जो दिल्ली में ईडी द्वारा सोनिया गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनसे पूछताछ को लेकर कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर 6 घंटे जो पूछताछ हुई तो वो कांग्रेस सड़क पे उतरी और राहुल गांधी जो देश में दिल्ली में गिरफ्तार हुए उनके साथ 50 सांसद हुए और छत्तीसगढ़ में भी इसका आंदोलन हुआ। तो दोनों ही तरफ लगातार आंदोलन है। हम देख रहे हैं कि रायपुर में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और जो अपराधी हैं उसमें वो कम उम्र के भी अपराधी हैं। जो एक लड़की अभी पकड़ाई है, उसके पहले स्कूल के लड़के के साथ जिस तरह से बाकी साथियों ने मारपीट कर हत्या कर दी, धीरे धीरे अपराध जो है बढ़ रहा है। इसको लेकर एक चिंता जो है सब तरफ है और भाजपा ने चूंकि ये मुद्दा उठाया और प्रदर्शन किया तो पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश उड़द सहित बहुत सारे भाजपा के जो नेताओं को गिरफ्तार किया गया। उनकी चिंता है कि राजधानी में आए दिन हत्या, लूट, चाकूबाजी, नशीले पदार्थों के बढ़ते कारोबार के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और इस पर शासन को ध्यान देना चाहिए, इस पर रोकथाम करना चाहिए। तो चाकूपुर में क्राइम की सुर्खियों में लिखा जा रहा है तो निश्चित रूप से किसी भी प्रदेश की राजधानी या किसी भी शहर में अगर अपराध बढ़ते हैं तो चिंता जायज़ है। पुलिस अपने ढंग से काम करती है पर इसमें चौकन्ना रहने की जरूरत है कि ये जो लोग सोशल मीडिया पर लगातार अपनी फोटो वायरल करते हैं, अपने जो बदमाशियां हैं, जो चाकूबाजी है, गुंडागर्दी है, उसको ये ग्लैमराइज करते हैं। तो जब इस तरह की हरकतें हमको सोशल मीडिया पे दिखाई देती है तो पुलिस के पास एक साइबर सेल है, उसको इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को जो इनके मंसूबे बढ़ते जा रहे हैं दबोचना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर छोटे बच्चे अपराध में आएंगे तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। अखबारों में ये खबर भी प्रमुखता से है और ईडी के प्रदर्शन की भी खबर है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि आरोप दोनों ही ओर से है, दोनों ही पार्टियां यहाँ प्रमुख है और विधानसभा का सत्र समापन पर है। अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा होनी है और उसके बाद सत्र ये जो सत्र है ये समाप्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, सत्ता पक्ष जो यहाँ तो सत्ता में है पर दिल्ली में वो विपक्ष में है वो भी अपनी भूमिका निभा रहा है। तो डेमोक्रेसी में बहुत बार
जो आंदोलन है वो एक तरीका होता है अपनी बात को रखने का, जनता की भावनाओं को रखने का। तो दोनों ही पार्टियां अपना अपना पक्ष रखकर आंदोलन करती नजर आई हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज।